एक बार एक व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया में जाता है। रेड लाइट एरिया के कोठे में जाता है। वहां का दरवाजा खोलकर जैसे सामने देखता है तो सामने लगभग 20 अलग अलग महिलाएं हैं जो कि काफी सुंदर दिखाई दे रही थी। उन महिलाओं में से एक महिला को चुनने की उसको आजादी थी। वो बारी बारी से महिलाओं को देख रहा था और उनमें से किसी एक का उसको चुनाव करना था। जैसे ही एक महिला पर उसकी नजर पहुंचती है तो उस महिला की आंखें झुक जाती हैं। उस महिला की झुकी हुई नजरों को देखने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि ये चेहरा तो कोई जाना पहचाना चेहरा है, क्योंकि उसके पहनावे, उसके कपड़े अब से पहले शायद उसने इस तरह से कभी उसे देखा नहीं था। वो उसी महिला का चयन करता है और उसे कमरे के अंदर लेके जाता है। जब उससे बातचीत करता है तो पता चलता है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसी की धर्म पत्नी है, उसी की बीवी है। अपनी ही बीवी को उस रेड लाइट एरिया के कोठे में देखने के बाद वाकई उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, आखिरकार करे तो क्या करे, ये कहां से कैसे यहां पर पहुंची। बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों के जवाब वो जानने की कोशिश में था। और जब सवालों के जवाब जानता है तो वो एक ऐसा कदम उठाता है जिस कदम को सुनने के बाद शायद आप भी उसको सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी महिला से चाहे छोटी से छोटी गलती हो, जाने में हो या अनजाने में हो जाए तो उसकी गलती माफ नहीं होती है, बल्कि पुरुषों की गलती को कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। मगर इस पुरुष ने उस महिला की तमाम गलतियों को नजरअंदाज करते हुए जो कदम उठाया है, वाकई सैल्यूट वाला कदम उठाया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल है, जो कि बेंगलुरु शहर का रहने वाला है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी ने उसको एक असाइनमेंट के लिए बुलाया था मुंबई में बुलाया गया था कि आपको यहाँ पर आना है कुछ समय के लिए। अभी 2 या 3 महीने ही हुए थे उसकी शादी को। अपनी पत्नी को छोड़कर वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी का, जिस कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी का मामला था, आखिरकार उसको जाना पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँच जाता है, 1-2 हफ्ते काम करता है। 1-2 हफ्ते काम करने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करता है, कहता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी। जैसे ये बात अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी एकदम खुश हो जाती है, खिलखिला जाती है। कहती है कि मेरा तो सपना था बचपन का, बचपन से ही मैं चाहती कि मुंबई जाऊं, वहां जाके देखूं। आज तक तो मैंने सिर्फ मुंबई को टेलीविजन पे या फिर फिल्मों में देखा है, साक्षात देखने को मिलेगा तो कितनी अच्छी बात है। जब अपने पति से इस तरह की बातें करती है तो उसका पति कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, 7 अक्टूबर 2011 का तुम्हारा रिजर्वेशन करा दिया गया है। फला तारीख को फला वक्त में आपकी ट्रेन मिलेगी। आप आराम से बेंगलोर से मुंबई का सफर पूरा करके सीधा मुंबई आइए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो दिन भी आता है, और जब दिन आता है वो घर से कुछ तैयारी के साथ सीधा बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर जाती है और अपनी निर्धारित ट्रेन, अपनी निर्धारित बोगी, अपनी निर्धारित बर्थ पर जाकर बैठ जाती है। और सबसे पहले फोन करती है अपने सास और ससुर को। कहती है कि मम्मी पापा, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और लगभग 1000 किलोमीटर का ये सफर है, 16-17 घंटे में पूरा हो जाएगा और मैं साहिल के पास पहुंच जाऊंगी। पहला फोन हो चुका था, दूसरा फोन वो अपने पति को करती है। अपने पति से कहती है कि जी मैं ट्रेन के अंदर बैठ गई हूं और मैं जल्दी से आपके पास पहुंच जाऊंगी, आप परेशान मत होना। तो साहिल कहता है कि परेशान मुझे नहीं, परेशान तुम मत होना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से ज्यादा बातचीत मत करना, अपने सफर पर ध्यान देना और कोई ऐसी वैसी चीज मत देना, किसी के खाने वाने की चीज हो। इस तरह की समझाने की कोशिश भी करता है। अब ट्रेन ये मुंबई के सफर के लिए चल पड़ती है। जैसे ही मुंबई के सफर के लिए ट्रेन चल पड़ती है तो जिस बोगी में, जिस बर्थ पर वो बैठी हुई है, सामने वाली बर्थ पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एकदम अनजान व्यक्ति, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। मगर धीरे धीरे जब सफर आगे की तरफ चलता है तो वो दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते हैं, एक दूसरे से परिचय लेते हैं कि तुम कौन हो, कहां से जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, इस तरह की बातें वो करते हैं। ये महिला किसी से बातचीत भी नहीं कर रही है, नाम तानिया है। तानिया किसी से बातचीत नहीं कर रही थी। वो बात कर रही थी तो या तो अपने सास ससुर से या फिर अपने पति साहिल से। साहिल को बताती थी कि अब इतना किलोमीटर का सफर हो चुका है, अब मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। खिड़की के बाहर झांक के बताती है कि देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, वैसा दिखाई दे रहा है। इस तरह से उसका जो सफर था वो कटने लगता है। और जैसे जैसे वो आगे ट्रेन बढ़ रही थी तो उन्हीं 2 व्यक्ति जो कि उसके बर्थ के ठीक सामने बैठे हैं, उनमें से एक व्यक्ति कहता है, बहन जी लगता है कि आज पहली बार आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वो भी मुंबई का। तो कहती है कि हाँ, मैंने ट्रेन में तो बहुत सफर किए हैं, लेकिन अकेले मुंबई में पहली बार जा रही हूँ। जब दोनों इस बात को कहते हैं तो कहते हैं, बहन जी आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम भी मुंबई जा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप हमसे शेयर कर सकती हैं। ऐसे ही बातचीत चल रही थी। कुछ खाने पीने की चीजें थी उनके पास, वो खा रहे थे। उनका, बहन जी आप भी खाएंगी, तो वो मना कर देती है। लेकिन जब आगे वक्त गुजर रहा है, 15-16 घंटे का सफर है, तो किसी भी अनजान व्यक्ति से इस लंबे सफर में जब कोई सोना ना हो तो आराम से बातचीत जब होंगी तो जाहिर सी बात है कि दोस्ती भी हो ही जाएगी। उधर तो उन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी और उन दोनों ने इस तानिया से भी कहीं ना कहीं जान पहचान बना ली थी। तानिया जब अपना कुछ खाने पीने का सामान था तो खाते पीते उन लोगों की नजर उस तानिया के सामान पर पड़ती है, तो आखिरकार तानिया की मजबूरी बन जाती है उस सामान को दिखाते हुए कि भाई साहब आप भी इसमें से सामान लेंगे। जब वो बात
उन दोनों व्यक्ति से कहती है, तो वो व्यक्ति भी उसके सामान लेकर खाने लगते हैं। कुछ देर के बाद कुछ सामान वो भी लेते हैं, तो वो भी तानिया की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं कि बहन जी आप भी कुछ सामान खाओगी। इस तरह से ये जो सफ़र था वो वाकई बहुत सुहाना था और बहुत बढ़िया सफ़र चल रहा था। चलते चलते लगभग 150 किलोमीटर के आसपास अभी बस मुंबई बाकी था, यानी कि 1000 किलोमीटर में से 850 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका था। तानिया अपने पति साहिल को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि मैं अभी आपसे 150 किलोमीटर दूर हूँ। तो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ जाऊँगा। बस इतना ये फ़ोन था। उसके बाद ये दोनों व्यक्ति कहते हैं कि बहन जी चाय पियोगी? कहती है कि मैं तो चाय नहीं पीऊंगी, आपको पीनी है तो आप पी लीजिए। लेकिन वो 2 चाय के साथ साथ तीसरी चाय भी लेते हैं। तीसरी चाय लेते हैं तो तानिया को चाय पिला देते हैं और खुद भी चाय पीते हैं। जब तानिया चाय पी लेती है, चाय पीते ही तानिया एकदम बेहोश जैसी हालत में हो जाती है, नींद आने लगती है उसको। लगभग 2 या 3 घंटे के बाद जब आँख खुलती है तो पता चलता है कि तानिया अब ट्रेन के किसी बोगी या बर्थ के अंदर नहीं बैठी हुई है, बल्कि वो एक कार के अंदर है और कार बहुत तेजी से चल रही थी। उसको जैसे हल्की फुल्की उसकी आंखें खुलती हैं, वो आंखें खोलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वो बेहोशी जैसी हालत में थी, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसको वही दोनों व्यक्ति कार के अंदर दिखाई देते हैं और एक व्यक्ति और था जो कार चला रहा था। ये एक नया व्यक्ति है जिसको देखने के बाद साफ अंदाजा लगाया जा सकता था, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी घटना हो चुकी है। उनसे कहती है कि मैं कहाँ हूँ, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। इससे पहले कि वो कुछ बातचीत करती है उसको जोर का एक थप्पड़ पड़ता है और कहा जाता है कि आवाज़ निकाली तो और पिटाई होगी, इसलिए चुपचाप पड़े रहो। क्योंकि उसे चाय में कुछ नशीला पदार्थ दिया गया था। उसको पीने के बाद, उसको चाय को पीने के बाद उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो विरोध करने जैसी कंडीशन हो। लगातार गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते चलते पहुँच जाती है एक ऐसे इलाके में जहाँ पर जब उसे कार से उस जगह पर लेके जा रहे थे तो उसकी हालत चलने लायक नहीं थी, लेकिन उन दोनों ने ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कि वाकई वो उस महिला बीमारी जैसी हालत में हो। ठीक ट्रेन से भी शायद उन्होंने उसको वैसे ही निकाला होगा। ट्रेन जब किसी भी स्टेशन से वो कार तक लेके आए होंगे तो वहाँ भी उन्होंने इसी अंदाज से निकाला होगा जैसे घर की, परिवार की कोई परिचित महिला हो। अब ये सीधा पहुँच जाते हैं किसी मुंबई के रेड लाइट एरिया के एक कोठे पर, और वहाँ पर 2 महिलाएं बैठी हुई थी, उनसे बार्गेनिंग चल रही थी, बातचीत चल रही थी उसको बेचने की। आखिरकार सौदा तैयार हो जाता है, पक जाता है और कम से कम उसकी कीमत लगती है 45,000 रुपये। 45,000 रुपये लेकर वो दोनों व्यक्ति वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और वो महिला उसे हल्का हल्का होश आने लगता है और वो गिड़गिड़ाने लगती है, वो रोने लगती है, वो रहम की भीख भी मांगती है। उन दोनों से भी वो उसको ठोकर मारते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये एक कोठे पर मौजूद थी और कोठे का नज़ारा जब देखती है, दृश्य देखती है, तो वहाँ पर पहले से ही कितनी ही लड़कियाँ थीं जिन्होंने अपने लिबास भी ऐसे पहने हुए थे जिसे देखकर कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाए। अब उस महिला को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो विरोध करने पर उतारू हो गई थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसलिए उसको बांध कर एक कुर्सी पर रखा जाता है और चिल्लाए ना इसलिए उसका मुंह भी बंद कर दिया जाता है। बात 7 अक्टूबर को वो घर से चली थी। अब ये 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, इस तरह से एक एक दिन गुजरने लगता है और धीरे धीरे करके लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं। उधर उसका पति रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रहा था। काफी इंतजार करने के बाद जब उसकी पत्नी उसको वहां दिखाई नहीं देती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। फोन करता है तो स्विच ऑफ आता है, अपने माँ बाप से पूछता है, फिर जाकर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को भी सूचना देता है, साथ ही पुलिस स्टेशन में भी जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराता है। वो तमाम कोशिशें करता है अपनी पत्नी को तलाश करने की ताकि उसकी पत्नी मिल जाए। सीधा वो बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर जाता है और जाकर वहाँ की CCTV चेक कराता है। देखता है कि वाकई उसकी पत्नी तो रेलवे स्टेशन के पर आई है और ट्रेन के अंदर बैठी है, लेकिन है तो कहाँ है। वो तमाम कोशिशें कर रहा था उधर। इधर उसकी पत्नी टॉर्चर हो रही थी, रोज उसको मारा जाता था, रोज उसको पीटा जाता था, रोज उसको खाना भी नहीं दिया जाता था और जितनी जाति, जितना हैवानियत उसके साथ हो रही थी उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब धीरे धीरे एक दिन गुजरने लगते हैं, 16वें दिन उस कोठे की जो मालिक है सुनीता पुजारी उससे कहती है कि बहुत दिन हो गए, यदि आज तुम तैयार होकर ग्राहक के लिए तैयार नहीं होती हो तो फिर तुम्हारा वो हश्र किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लड़कियों, इसको समझा दो। जो पहले से वहाँ लड़कियां काम कर रही थी उन लड़कियों पर दबाव बनाया जाता है और वो लड़कियां कहती हैं कि तानिया तुम मान जाओ, क्योंकि अब यहाँ से तुम्हारे जाने के रास्ते सब बंद हो चुके हैं, तुम्हें यहीं रहना होगा, यही काम करना होगा, अब तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई तुम्हारी यहाँ मदद करने वाला भी नहीं आएगा। 16वें दिन आखिरकार तानिया टूट जाती है और तानिया भी ऐसे कपड़े पहनती है जिसको कपड़े को देखने के बाद कोई भी पुरुष उसकी तरफ उत्तेजित हो जाए, आकर्षित हो जाए। और आज उन 20-22 महिलाओं में से तानिया का नंबर था, क्योंकि ग्राहक ने तानिया को ही पसंद किया था। तानिया को लेकर वो कमरे में जाता है और जाने के बाद जैसे ही वो अंदर के दरवाज़ा बंद करता है, चटकनी बंद करता है, तो वो तानिया गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है और रोती भी ऐसे है कि उस कमरे से उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती। उसकी आंखों में आंसू थे और वो आंसू टपक रहे थे।
रोते हुए पैरों में पकड़ के वो कहती है कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसे से यहाँ पर चली आई हूँ, मेरे पति साहिल हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, मुझे तो सिर्फ यहाँ मुंबई घूमने के लिए आना था, किसी ने मुझे चाय में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया और मुझे यहाँ पहुँचा दिया। वो अपनी परेशानी, अपना दर्द जब बयां करती है तो उस व्यक्ति ने, हालांकि कोठे पे आने वाला व्यक्ति कभी शरीफ तो हो ही नहीं सकता, इसलिए उस व्यक्ति ने इंसानियत का परिचय देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जब बात मदद करने की आती है तब वो कहती है कि मुझे मेरे पति से बात करा दो। उधर उसका पति अपनी पत्नी को तलाश करने की तमाम वो कोशिशें कर रहा था। आखिरकार वो बार बार फोन देखता था, वो सोच भी रहा था कि सफर शुरू होता है तब फोन आता है, सुबह शाम रोज फोन करती थी, अब फोन आता भी नहीं है, फोन स्विच ऑफ हो रहा है। लेकिन 16वें दिन जाकर जब एक अनजान नंबर से फोन आता है साहिल के पास और आवाज आती है कि रोते हुए कि मैं तानिया बात कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। जब पूरी कहानी कुछ बातचीत सुनता है तो वो कहता है कि तुम हो कहाँ पर? कहता है मुझे नहीं पता। तानिया मना करती थी, मुझे कुछ नहीं पता, ये कहाँ है, किस कमरे में है, किस कोठे पर है, किस रेड लाइट एरिया में है, वो इलाका कौन सा है, सारी जानकारी वो व्यक्ति देता है जो व्यक्ति अभी तक उसकी मदद कर रहा था। साहिल को जब उसकी सूचना मिल जाती है तो साहिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं, इसको कैसे बचाऊं। जब बात बचाने की आती है वो कहता है कि पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस वहां पर छापा मारेगी तो पता चला कि वो कोठे से गायब कर दिया है, कुछ उसको नुकसान पहुंचा दिया, तो इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करता है और वो सीधा बजाय पुलिस की मदद लेने के वो सीधा पहुंच जाता है ग्राहक बनकर उसी कोठे पर। और उसी कोठे पर जाने के बाद तब तक वो पुराना ग्राहक जा चुका था, अब नया ग्राहक साहिल बनकर आता है और उन महिलाओं में से तलाश करता है, अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करता है, हर महिला को रिजेक्ट कर देता है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। जब नंबर आता है तानिया का कि हाँ एक लड़की जो नई वाली है उसको लिखाओ, शायद उसको ये पसंद कर लेगा। तानिया को देखता है, तानिया को देखते ही उसकी बीवी की नजरें झुक जाती हैं, डबडबाने लगती हैं, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो अपनी पत्नी को देखकर हैरान था, परेशान था और सीधा कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए। उसको लेकर वो कोठे के अंदर जाता है और उसकी पूरी कहानी सुनता है कि आखिरकार यहाँ कैसे पहुंची। वो अपनी पत्नी से नाराज नहीं होता बल्कि उसको सीने से लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है हमें ठंडे दिमाग से काम लेने की और यहाँ से सोचो कि निकलें कैसे। हमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये लोग हम पे हमला कर देंगे, हमें मार भी सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी बैठे बैठे साहिल को एक तरकीब सूझी और वो पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करता है और पूरी कहानी 7 अक्टूबर से गायब होने से लेकर अभी तक की पूरी कहानी बताता है। बताते बताते कहता है कि पुलिस को कि मेरी पत्नी रेड लाइट एरिया के फला कोठे पर फला रूम में है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस ने भी वाकई ईमानदारी का काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मुंबई पुलिस भी वाकई सैल्यूट की हकदार है। मैं बात कर रहा हूँ सन 2011 की उस किस्से की। भारी पुलिस वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पुलिस पहुँचती है, उस कोठे को घेर लेती है। साथ ही जब वहाँ पर छापा मारा जाता है, वहाँ पर एक कमरे की तलाशी ली जाती है तो साहिल और तानिया भी एक कमरे के अंदर मौजूद मिलते हैं और दोनों की हालत देखने दिखाने लायक थी। पुलिस उन्हें सुरक्षित वहां से निकालती है, न केवल तानिया को वहां से निकालती है बल्कि ऐसी कई लड़कियां थीं जो बेवजह ऐसे ही दलालों के चंगुल में फंस जाती हैं। उन दलालों के बारे में जब पता करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि वो दलाल सिर्फ रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप ऐसी जगहों पर ही नजर गाड़े रहते हैं, गिद्ध की तरह। कोई लड़की, कोई महिला, कोई ऐसी कोई अकेली जा रही हो तो उसको जो कोई सुंदर दिखने में हो ताकि उसको निशाना बनाया जा सके, उसके किसी भी तरकीब से कोठे तक लाकर उसको बेचा जा सके। तानिया भी तो ऐसे ही बिकी गई थी। तानिया को बहुत देर के बाद होश आया था, हालांकि वो अपने पति के पास थी। पुलिस ने उसको छुड़ाकर यहाँ से वापस बेंगलोर उन दोनों को भेज दिया और पुलिस ने जब यहाँ से इसकी जो मालकिन है कोठी की, सुनीता पुजारी और रमीदा शेख, इन दोनों के साथ साथ 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। साथ ही इन चारों की मदद से उन दोनों दलालों को भी कई दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये वाकई साहिल ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंसानियत का, बहुत नेक काम किया जो उसने अपनी पत्नी की जिंदगी को बचाया। कोई भी अगर व्यक्ति होगा तो शायद अपनी पत्नी की इतनी छोटी सी बात को देखते हुए उस पर तमाम तरह के लांछन लगा सकता था और कह सकता था कि तुम यहीं कोठे पर रहो, अब मेरी जिंदगी में तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। उसने इंसानियत का परिचय देते हुए अपनी पत्नी को बचाया और कई लड़कियों को भी उसने वहां से बचाया। दोस्तों, वाकई इस व्यक्ति ने सैल्यूट का काम किया है, सैल्यूट का हकदार है। साथ ही मैं आपको जाते जाते मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कभी सफर पे हों तो किसी का सामान ना खाएं, किसी से ज्यादा दोस्ती ना करें, किसी से बातचीत करने की कोशिश ना करें। पता नहीं कौन व्यक्ति किस रूप में आपको नुकसान पहुंचा दे, जैसे कि इन दोनों दलालों ने तानिया को नुकसान पहुंचाया था। वो तो अच्छा था कि उसके शोहर ने, उसके पति ने उसको ऐसी दलदल में फंसने से, धंसने से बचा लिया। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।